अस्सलाम वालेकुम। ही सॉल्यूशंस चैनल की तरफ से मैं हूं अदनान और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आज हम उसका टॉपिक 1.2 का पार्ट 6 देखेंगे जो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। ये बात जहन में रहे कि जिस तरह हम एलिमेंट्स को सिंबल्स की मदद से जाहिर करते थे और इसी तरीके से कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूलाज की मदद से जाहिर किया जाता है। जैसे एलिमेंट्स थे, कोई हाइड्रोजन था जिसको हम H से जाहिर करते थे, कैपिटल H से। इसी तरह हीलियम था, उसको HE से जाहिर करते थे। उसी तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स हमने लास्ट टॉपिक में पढ़े थे और उनकी एग्जांपल्स में हमने एक देखा था कि सोडियम क्लोराइड जिसको हमने केमिकल फार्मूला NaCl से जाहिर किया था। इसी तरह हमने कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 से जाहिर किया था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को SiO2 से, और इसी तरीके से हमने तमाम कंपाउंड्स को मुख्तलिफ केमिकल फार्मूला से जाहिर किया था। अब वो केमिकल फार्मूला जो हम कंपाउंड्स को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं और उनको लिखने का एक ख़ास तरीक़ाकार है। आज हम वही असूल पढ़ेंगे कि जिनके तहत किसी भी कंपाउंड को कोई केमिकल फार्मूले के तौर पर जाना जाता है। Chemical formula of compounds are written keeping the following steps in consideration। कुछ steps हैं जिन्हें हमें अपने जहन में रखना होगा ताकि हम compounds को उनके दुरुस्त chemical formula की मदद से जाहिर कर सकें। सबसे पहला पॉइंट है symbols of two elements are written side by side in the order of positive ion first and the negative ion later। दो elements जब आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उन एलिमेंट्स के जब सिंबल्स होते हैं उनको हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में साइड बाय साइड लिखना है। किस तरीके से कि हमने पॉजिटिव आयन जो है वो पहले लिखना है और जो नेगेटिव आयन होगा उसको बाद में लिखना है। यहाँ पर पॉजिटिव आयन से मुराद हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट है तो उसके ऊपर अगर उसकी वैलेंसी पॉजिटिव है तो उसको पहले लिखा जाएगा, और जिस एलिमेंट की वैलेंसी नेगेटिव है तो उस एलिमेंट को, उसके सिंबल को बाद में लिखा जाएगा। यहाँ पर मिसाल दी गई है कि द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी उसके राइट टॉप कॉर्नर पर लिखी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये Na सोडियम का सिंबल है। इसमें जो इसकी वैलेंसी क्योंकि पॉजिटिव 1 है और तो वो एक टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखी गई है। ये टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा है, और ये राइट कॉर्नर है। इसी तरीके से कैल्शियम है, उसकी वैलेंसी 2 और उसका जो आयन का पॉजिटिव चार्ज है वो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा गया है। इसी तरह क्लोराइड आयन है तो इसकी वैलेंसी, इसका नेगेटिव आयन भी टॉप राइट कॉर्नर पे, और इसी तरह ऑक्सीजन भी है। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या करना है हमने कि पहले पॉइंट के मुताबिक ये जो आयन्स हैं इनको पॉजिटिव आयन्स को पहले लिखना है और नेगेटिव आयन्स को बाद में लिखना है। किस तरीके से वो हम आगे चल के देखते हैं, उसको मिसाल से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट है दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। इसी बात को मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास पहला पॉइंट जो था वो सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। तो ये दो हमने एलिमेंट्स लिए, उनको हमने साइड बाय साइड राइट कर लिया है इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। तो पॉजिटिव आयन इसमें पहले लिखा गया है, फर्स्ट लिखा है, और लेटर यानी बाद में हमने उसका नेगेटिव आयन को लिखा है। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैल्शियम को पॉजिटिव आयन को पहले लिखा है और नेगेटिव को बाद में लिखा है। इसी तरह पीछे भी हमने यहाँ पर भी कैल्शियम पॉजिटिव आयन को पहले लिखा है और ऑक्सीजन के नेगेटिव आयन को बाद में लिखा है।
तो याद रहे कि कोई भी केमिकल फार्मूला यहाँ पर किस तरीके से बन रहा है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन हिस्सा ले रहे हैं, और पॉजिटिव आयन पहले आ रहा है और नेगेटिव आयन बाद में आ रहा है। यहाँ ये बात भी ख्याल में रखनी है कि आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दुरुस्त सिंबल्स याद होने चाहिए और उनके ऊपर मौजूद एग्जैक्ट चार्ज या उनकी वैलेंसी प्रॉपर आपको याद होनी चाहिए, जैसा कि हम पिछली टेबल में ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट जो था वो हमने टॉप राइट कॉर्नर पर उनके चार्ज और उनकी वैलेंसी भी लिख दी है। ये दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर होता है। तीसरा पॉइंट कि हमने क्या करना है कि अब वैलेंसी जो होती है उसको लोअर डाउन करना होता है। लोअर राइट कॉर्नर पे हम उसको लिखते हैं। ये इसका बॉटम या लोअर राइट कॉर्नर ये है और इसका सोडियम का बॉटम राइट कॉर्नर ये है। तो इसकी जो ये वाला आयन है नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन, इसको हमने कहाँ लिखना है, सोडियम को के लोअर राइट कॉर्नर पर लिखना है। ये है सोडियम का लोअर राइट कॉर्नर, यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह ये पॉजिटिव वन है, इसको हमने क्लोराइड के नेगेटिव, इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस बनता है, तो इस क्रॉस की वजह से इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड कह रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव वन नेगेटिव वन, ये इधर पॉजिटिव वन ये नेगेटिव वन, क्योंकि वन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए NaCl इसका केमिकल फार्मूला बन गया, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हो गया NaCl। इसी तरह यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, याद रहे कि 2 साइन पहले आएगा वैलेंसी में और पॉजिटिव साइन बाद में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव क्लोराइड का लिखा हुआ है हमने, तो ये क्रॉस एक्सचेंज अप्लाई करेंगे तो इसकी वैलेंसी को लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे, लोअर राइट कॉर्नर पे, और इसी तरह हम इसकी वैलेंसी को लिखेंगे इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे। तो ये इसका 2 यहाँ Cl के नीचे आ जाएगा। इसका 1 होता है नेगेटिव 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये CaCl2 बन जाएगा। याद रहे कि जब हम लोअर डाउन करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सिर्फ उसकी अट्रैक्शन को यहाँ पर जाहिर कर रहा है, लेकिन लोअर डाउन करने के बाद ये जब लिखा जाएगा तो ये इसमें इसकी एटम्स की तादाद बन जाएगी। लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव शो करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव याद रहे कि वो सिर्फ वैलेंसी को शो करता था, सिर्फ वो कंबाइनिंग कैपेसिटी को जाहिर करता है। यहाँ पर ये एटम्स की तादाद बन जाएगी कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड के एक केमिकल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। एक केमिकल फार्मूला, एक फार्मूला यूनिट में एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन के एटम मिलकर ये तो टोटल 3 एटम्स हैं जो मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं। इसी तरह इसमें सोडियम और क्लोरीन 2 एटम्स मिलकर सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट बना रहे हैं, एक केमिकल फार्मूला बना रहे हैं। जबकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, इधर 2 नेगेटिव है। यहाँ पर हमने CaO लिखा है। इसके लिए क्या हुआ कि ये पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 जब सेम चार्जेस हों, मतलब पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 से कैंसिल हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड इस तरीके से बनता है। इसको हम अगले पॉइंट में भी देख लेते हैं। ये आ गया जी अगला पॉइंट, इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। यहाँ पर देखिए कि अगर वैलेंसी सेम है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये सेम है वैलेंसी, तो ये ऑफसेट हो जाते हैं। ऑफसेट का मतलब है कि ये कैंसल आउट हो जाते हैं और ये CaO ऐसे ही लिखा जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड उसका दुरुस्त फार्मूला बनेगा। तो उनको केमिकल फार्मूला में नहीं लिखा जाता ऑफसेट होने वालों को। अगर ये हो कि वैलेंसी डिफरेंट हो, इफ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। In case of sodium chloride, both the valencies are offset and formula is written as NaCl, whereas calcium chloride is represented by formula CaCl2। तो यहाँ पर जो बात हुई है कि अगर वैलेंसी डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में जाहिर किया गया है कि वैलेंसी डिफरेंट है, तो वो लोअर डाउन होगी, यानी पॉजिटिव आयन की वैलेंसी नेगेटिव वाले के लोअर राइट कॉर्नर पे लिखी जाएगी, यहाँ पे ये लिखी गई है, और इसी तरह नेगेटिव वाले की जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव के नीचे यहाँ पर लिखी जाएगी।
तो 1 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए Ca सिर्फ लिखा है, जबकि यहाँ का 2 जो है क्रॉस एक्सचेंज मेथड से यहाँ पे आ गया। तो डिफरेंट वैलेंसी हो तो वो लोअर डाउन होती है, लेकिन अगर सेम वैलेंसी हो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के केस में तो ये ऑफसेट हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। इसी तरह NaCl में भी सेम वैलेंसी है, +1 -1 कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए NaCl ये हमारा नेट केमिकल फार्मूला बन जाता है। If an ion is a combination of 2 or more atoms which is called radical bearing a net charge on it, SO4 2- sulfate and phosphate, then the net charge represent the valency of the radical। यहाँ पर बात हो रही है रेडिकल की। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेडिकल एटम्स के उस ग्रुप को कहते हैं जो किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में एक यूनिट के तौर पर मौजूद होता है और वो टूटता नहीं है या तब्दीली के मरहले से नहीं गुजरता, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी होता है। तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर एक चार्ज है 2- का, तो ये सल्फेट आयन है, ये एक रेडिकल है। इसी तरीके से फॉस्फेट है, एक ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें ऑक्सीजन के 4 और फास्फोरस का एक एटम है और इसके ऊपर 3- चार्ज है, तो इसको हम फॉस्फेट कहते हैं, तो ये भी एक रेडिकल है। तो इनकी जो देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल, तो ये जो इसका नेट चार्ज है इसका कलेक्टिवली SO4 का जो अल्टीमेट चार्ज है वो 2- है, तो ये इसकी वैलेंसी है। इसी तरह फॉस्फेट का जो नेट चार्ज है वो 3- है, तो ये चार्ज इसकी वैलेंसी के बराबर होता है। राइटिंग द नेगेटिव रेडिकल विद इन द पैरेंथेसिस, तो जो भी नेगेटिव रेडिकल होगा आमतौर पर उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की। तो इस एल्यूमिनियम सल्फेट में याद रहे कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 थी, 3+ थी, 3 पहले आएगा प्लस बाद में, और सल्फेट की वैलेंसी 2- थी, 2- हो गई। तो अगर लोअर डाउन किया गया हमने तो इसका जो 3 था एल्यूमिनियम के ऊपर जो इसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव थी, जैसे कि हम पहले टेबल में पढ़ चुके हैं, तो वो लोअर डाउन होकर इस सल्फेट के नीचे आ गई। इसी तरह सल्फेट की जो ये -2 वैलेंसी थी वो लोअर डाउन होके एल्यूमिनियम के बॉटम राइट कॉर्नर, यहाँ लोअर राइट कॉर्नर पे आ गई, तो ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको पढ़ने का तरीका होता है Al2SO4 होल थ्राइस, इसे कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एंड दैट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब कैल्शियम की वैलेंसी आप जानते हैं कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि उसकी 2 पॉजिटिव है, तो उसका जो 2 पॉजिटिव था वो 2 लोअर डाउन होकर फॉस्फेट के नीचे आ गया यहाँ पर, क्योंकि हाँ यहाँ पर ये रेडिकल है, फॉस्फेट एक रेडिकल है और ये टूटेगा नहीं, ये वैसे ही मौजूद रहेगा। इसीलिए हमने इसके ऊपर यहाँ पर इसको 2 लिखने के बजाय एक हमने पैरेंथेसिस डाल दिया, ब्रैकेट्स डाल दी, तो उसको 2 को हमने लोअर डाउन करके इसके पैरेंथेसिस बना दिया, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये फॉस्फेट वैसे ही मौजूद है, सिर्फ ये 2 टाइम्स हो गया है। और उसके बाद जहाँ फॉस्फेट की जो वैलेंसी 3- थी वो लोअर डाउन होकर कैल्शियम के नीचे यहाँ पर आ जाती है। इसे पढ़ते हैं Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। ये तो था जी केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका। अब आ जाती है उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत। केमिकल फार्मूला क्यों लिखा जाता है, इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहला पॉइंट है, इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स जो भी उस कंपाउंड को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, कोई कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, ये उन एलिमेंट्स को जाहिर कर देता है। फॉर एग्जांपल हम पिछली स्लाइड की तरफ ही जाते हैं कि यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का एक फार्मूला है, तो ये जाहिर करता है कि कैल्शियम क्लोराइड, जब हम नाम लेते हैं सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड तो हमें आइडिया नहीं होता इतना कि उसमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। अलबत्ता जब हम उसको फार्मूला लिख देते हैं तो साफ पता चल रहा होता है कि उसमें कैल्शियम का सिंबल है, तो इसमें कैल्शियम मौजूद है एलिमेंट, और क्लोरीन का एलिमेंट इसमें मौजूद होता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी, इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMUs और ग्राम्स। ये हमें किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड का मास भी बता देता है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि एलिमेंट्स के इंडिविजुअल मासेस क्या होते हैं, जैसे कि आपको कुछ लेक्चर्स में पहले पीरियाडिक टेबल में बता दिया गया था कि मुख्तलिफ
एटम्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स की तरतीब दिखाई गई थी जिनमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर का जिक्र भी हुआ था। तो यहाँ पर सोडियम है तो इसमें 23 इसका एटॉमिक मास होता है, जबकि क्लोरीन का 35.5 इसका एटॉमिक मास होता है। तो इस तरीके से इसका कलेक्टिव जो मास बन जाएगा वो 23 प्लस 35.5 है, तो वो इक्वल होता है 58.5 के। तो इस तरीके से कोई भी केमिकल फार्मूला उसमें मौजूद एलिमेंट्स को और उनके जो इंडिविजुअल मासेस हैं उनको भी जाहिर कर रहा होता है। कैल्शियम क्लोराइड में जाहिर हो रहा होता है कि कैल्शियम का 40 होता है, जबकि क्लोरीन का 35.5 है, जबकि 2 एटम्स हैं क्लोरीन के, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 को, तो वो हो जाएगा 71 में हम 40 प्लस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इसका जो सम आ जाएगा वो 111 ये इसका मैस बन जाएगा, जिसे हम उस कंपाउंड का मैस कहेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि कंपाउंड्स के जो अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मैसेज होते हैं जो AMUs की शक्ल में होते हैं या ग्राम्स की शक्ल में। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, ये हम पिछले यूनिट्स में और ग्राम्स वगैरह ये पढ़ चुके हैं, तो इसको भी जाहिर करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है, इट इज इन फैक्ट वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। कि कोई भी जब केमिकल फार्मूला हम लिखते हैं तो अगर वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो वो उसके एक मॉलिक्यूल को जाहिर कर रहा होगा। इसी तरह अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो उसको उसके एक फार्मूला यूनिट को शो कर रहा होगा। जैसे हम पीछे एग्जांपल्स देखते हैं तो इसमें जो NaCl है ये एक आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट है, क्योंकि ये आयन से बना हुआ है, आयन से मिलकर बना होता है, तो इसलिए कि ये एक फार्मूला यूनिट को जाहिर कर रहा होता है, ये कि सोडियम क्लोराइड के एक फार्मूला यूनिट को जाहिर कर रहा होता है। अगर हम H2O की एग्जांपल दें तो H2O में ये जाहिर कर रहा होता है एक मॉलिक्यूल को। नेक्स्ट हमारे पास है कि इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब हम कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 2H2 प्लस O2 साइन ऑफ एरो और फिर लिखते हैं 2H2O, तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई जहाँ पे एटम्स की तादाद दोनों तरफ बराबर होती है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब कोई एग्जांपल हम इस तरह की लिखते हैं, कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो उसमें जो उनके साथ लिखा जाता है, जैसे 2H2 अगर हमने लिखा हुआ है तो 2H2 में जो 2 होता है वो जाहिर कर रहा होता है उसके मोल्स की तादाद को, और इसी तरीके से प्लस O2 जाहिर कर रहा होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को, और साइन ऑफ एरो के बाद जब हम 2H2O लिखते हैं तो वो जाहिर कर रहा होता है 2 मोल्स ऑफ वाटर को। इसी तरह इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, कि ये किसी भी सब्सटेंस के नेम को भी जाहिर करते हैं। जब हम कोई फार्मूला, केमिकल फार्मूलाज अच्छे तरीके से जब हमें याद हो जाते हैं तो फिर हम उस केमिकल फार्मूला को देखकर बता सकते हैं कि उसके सब्सटेंस का, उस कंपाउंड का क्या नाम हो सकता है। जैसे H2O को देखकर हम कहते हैं वाटर है, इसी तरीके से NaCl जब फार्मूला देखते हैं तो हम कहते हैं कॉमन साल्ट है। तो ये थी इसकी सिग्निफिकेंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।